एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी पर, और उसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया था। सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, किसी भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के लिए, 11th एंड 12th के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी एडियो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 6 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, वहां तक हम पार्ट 1 में देख चुके थे। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की तो आपको मिल जाएगी। आज हमें 7th क्वेश्चन से देखना है। सारे क्वेश्चन ये आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन क्या था? डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा लेना गाइस, ये पूछ लिया जाता है। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। fx इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x, और इसका काम क्या होता है कि इसमें इनपुट कुछ भी हो, जो आउटपुट होता है वो इंटीजर आता है लेस देन और इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि 1.5 डालेंगे तो 1 आएगा आउटपुट में, 1 डालेंगे तो भी 1 ही आएगा आउटपुट में। अगर आप पॉइंट्स में डालते हैं तो उससे जस्ट प्रीवियस वाला नंबर आता है आउटपुट में, और अगर आप इंटीजर डालते हैं तो एज इट इज इंटीजर आता है। यही इसका काम होता है। बहुत डिटेल में डिस्कस करा था क्लास 11th के रिलेशंस एंड फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट में। अभी शॉर्ट में बता दिया, इसको डीप में समझना है वो वहां जाकर चेक कर सकता है, वो भी अवेलेबल है वीडियो। ठीक है, तो हमें डिस्कस करनी है क्वांटिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो भाई सबसे पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होती है? बिकॉज इसने पॉइंट मेंशन नहीं करा गाइस, इसने हमें पॉइंट नहीं बताया कि आपको क्वांटिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है। तो सिंपली डोमेन लिखते हैं, पूरी डोमेन में ही चेक करनी पड़ेगी। अगर पूरी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट इज नॉट। आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ पार्ट 1 में कि पॉइंट पर, इंटरवल में, या जहां पर पॉइंट ना दिया हो तो कैसे चेक करते हैं क्वांटिटी। तो देखते हैं इसकी डोमेन क्या होती है। आप लोगों को पता है गाइस, रियल नंबर्स होती है। सो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी रियल नंबर्स के लिए ही क्वांटिटी चेक करूंगा। इसमें यार 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या क्या हो सकते हैं? मोड ऑफ एक्स के इनपुट के 2 केसेस हो सकते हैं। इनपुट में एक्स कैन बी इंटीजर, एक्स इंटीजर हो सकता है, और एक्स कैन बी नॉन इंटीजर। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो सकता है या एक्स, या फिर नॉन इंटीजर हो सकता है। तो दोनों केसेस में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर मैं सारे इंटीजर्स एक साथ डिस्कस कर लूं और सारे नॉन इंटीजर्स एक साथ डिस्कस कर लूं तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी ही रियल लाइन आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों ही केस में कॉन्टिन्यूअस आता है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और अगर दोनों केस में से किसी एक में डिसकॉन्टिन्यूअस आता है तो हम लिख देंगे कि पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वो सब है। चलिए केस 1 कंसिडर करते हैं गाइज। केस 1 क्या है? लेट एनी नंबर c बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। z इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले मैंने इंटीजर वाला केस लिया। लेट एनी नंबर c जो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, यानी कि सारे इंटीजर्स इस जनरल c से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। अगर c पर विदाउट पुटिंग एनी इंटीजर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, इसका मतलब आप c की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे वो उस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जनरल केस में मैंने सभी इंटीजर को कलेक्टिवली, अगर मैंने c को कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया विदाउट पुटिंग एनी इंटीजर, तो मैं कह सकता हूं कि ये हर इंटीजर के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं। लेट एनी नंबर c बिलोंगिंग टू z। सबसे पहला काम, अच्छा आपको पता है क्वांटिटी निकालने के लिए अब c पॉइंट आ चुका है, जनरल पॉइंट है, कोई बात नहीं है, तो पॉइंट ही, पॉइंट पर क्वांटिटी आपको पता है। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर लिमिट जो होती है उस पॉइंट पर फंक्शन की वो सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज नॉट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c क्या हो जाएगी? वो बॉक्स ऑफ c। अब आप मेरे को बताओ, क्योंकि c इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर्स के केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डायरेक्टली इंटीजर ही दे देता है आउटपुट में, ये तो अच्छे से पता है आपको। तो आउटपुट में क्या आ गया? c आ गया। ठीक है जी, अब बात करेंगे लिमिट की। अच्छा, इसमें आप डायरेक्टली सिंगल लिमिट नहीं देख सकते बिकॉज ये इंटीजर है।
इसके लेफ्ट साइड पर कुछ और वैल्यू कवर होगी, राइट साइड पर कुछ और फंक्शन की, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखनी होगी। वैसे भी आपको बता रखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए दोनों देखनी होती है, पार्ट वाइज फंक्शन डिफाइंड है तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखनी होती है। इन द केस कोई बाय केस पॉलिनोमियल्स या रेशनल फंक्शंस हैं तब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, ये क्या होती है गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू c माइनस बॉक्स ऑफ x, सही बात है। अब आप मेरे को खुद सोचकर बताओ c माइनस का मतलब क्या हो गया। अच्छा सबसे पहले नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए c कोई इंटीजर है, c कोई इंटीजर है, तो c से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, c से जस्ट पहले वाला, क्या मैं कह सकता हूं वो c माइनस 1 होगा। सही बात है। आप c को कोई नंबर पुट करके देख लीजिए फॉर टेम्परेरली, मान लीजिए c 8 है, तो 8 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, 8 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर वही होगा। तो देखो c माइनस 1, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, c प्लस 1। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमने कंसीडर करके क्या करा है, नंबर c जो इंटीजर है, ठीक है। नंबर लाइन आई होप क्लियर होगा कि इससे जस्ट पहला इंटीजर c माइनस 1 और इसके बाद वाला c प्लस 1। हम निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू c माइनस बॉक्स x। अब आप खुद सोचो x टेंड टू c माइनस का मतलब क्या है। अगर आपको लिमिट्स आता हो, जिन बच्चों ने मेरी शुरू की वीडियोस देखी है, तो मैंने लिमिट्स का थोड़ा सा डिस्कशन करा था कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था लिमिट्स होती क्या है एग्जैक्टली, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है। c माइनस का मतलब क्या है, c माइनस का मतलब है गाइज c से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर। c माइनस का मतलब क्या है, c से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर, c से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर, c से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर, यानी कि इंटीजर था c, लेकिन उससे जस्ट लेफ्ट वाला नंबर इंटीजर तो नहीं हो सकता, बिकॉज इस इंटीजर और इस इंटीजर के बीच में तो बहुत सारे डेसिमल नंबर्स होंगे, सही बात है ना। तो आप लोग समझो कि c से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर यहां पर कहीं है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताओ जिन बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, जिन्होंने मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वीडियो अच्छे से देखी है और समझी है, तो वो बच्चे अच्छे से बता सकते हैं मुझको कि ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट होगा गाइस, ये इंटीजर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, और क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो जो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है इससे छोटा जो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर हो, यानी कि इससे छोटा सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, c माइनस 1, वो आने वाला है। तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा यहां पर गाइस, c माइनस 1। आई होप आपको क्लियर हुई है बात। कैसे क्लियर हुई है, आपको एक्सटेंड कर रहा है c माइनस पर, c माइनस यानी कि c माइनस c के जस्ट लेफ्ट वाला। अगर c होता यानी कि इंटीजर डालते आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो c आ जाता, जस्ट लाइक f ऑफ c निकाला हमने, लेकिन c माइनस है, c के जस्ट लेफ्ट वाला है तो वो डेसिमल नंबर होगा। और आपको पता है डेसिमल नंबर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट में देता इंटीजर ही है, लेस देन और इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर नंबर। तो c माइनस जो भी नंबर होगा उसके इक्वल तो नहीं हो सकता, बिकॉज वो इंटीजर तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो इसका मतलब उसके जस्ट लेस वाला नंबर लेंगे, और इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही बनाया था कि इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, c माइनस 1, इसलिए क्या आ गया गाइस, c। चलो जी अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स। ठीक है बच्चा, सही बात है, लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड टू c प्लस बॉक्स x, अगेन बॉक्स x आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया c प्लस। अब समझते हैं राइट हैंड लिमिट की कहानी। आप सबको पता है राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर वो भी f ऑफ c के इक्वल आती है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आती है इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं, वो तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलो जी ठीक है, लिमिट x टेंड टू c प्लस बॉक्स x, ठीक है। c प्लस का क्या मतलब हुआ, c के जो c एक इंटीजर है, बिकॉज अभी मैंने फर्स्ट केस क्या कंसीडर करा कि c कोई इंटीजर है, अभी नॉन इंटीजर्स पर आएंगे, बात करेंगे। चलो c प्लस यानी कि c से जस्ट राइट वाला इंटीजर, जस्ट राइट वाला। जिन बच्चों ने मेरी शुरू की वीडियो देखी है उनको समझ आ रहा होगा कि जस्ट राइट कौन सा राइट होगा, c के जस्ट राइट वाला। फिलहाल के लिए कंसीडर कर लेता हूं इतनी दूर, ये इतनी दूर नहीं होगा, बहुत ही करीब होगा, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जरा सा राइट वाला, ठीक है। तो इतना ही करीब होगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं बिल्कुल आपको समझाने के लिए कि कितना करीब होगा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं उसके जस्ट राइट वाला, इतना जस्ट जो आप सोच नहीं सकते हैं, जितना छोटा आप सोचोगे कि इतना बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा होगा,
उससे भी कम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सी प्लस यानी कि उसके जस्ट राइट वाला, अब सी तो इंटीजर था लेकिन सी से जस्ट राइट वाला नंबर पक्का इंटीजर नहीं होगा, डेसिमल ही होगा, बिकॉज दो इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर कैसे आ सकता है, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं आ सकता, सब डेसिमल नंबर्स होंगे। अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, टू गिव इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर यू आर पुटिंग इन इट एज द आउटपुट। तो C प्लस डाला है, C प्लस का मतलब अब ये तो नहीं आ सकता C प्लस आंसर, बिकॉज वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर होता है तभी बाहर इंटीजर आता है। तो हमारा आंसर में क्या आएगा, उससे जस्ट प्रीवियस वाला इंटीजर, C प्लस से जस्ट प्रीवियस वाला इंटीजर क्या C है, सही बात है यार, C प्लस से जस्ट पीछे वाला इंटीजर C ही तो है, C एक इंटीजर है, तो इसमें क्या आएगा C। क्लियरली देख सकते हैं गाइज, क्लियरली देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आई है तो मैं क्लियरली ये कह पाऊंगा, हेंस लिमिट x टेंड टू c fx डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई आप पेपर में बिल्कुल भी मत लिख कर आना, मार्क्स कट जाएंगे, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। कभी भी शॉर्टकट्स मत यूज करना यार, आप स्टूडेंट हो, टीचर को पता भी होगा डीएनई का मतलब डू नॉट एग्जिस्ट, तब भी काटा मार के आपके मार्क्स कट कर लेंगे टीचर। कभी भी ये गलती मत करना, बोर्ड की गाइडलाइंस होती हैं, उनको उसी हिसाब से चेक करना पड़ता है। मैं समझ जाऊं आपकी कॉपी देख के कि आप ये कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी मुझे आपके मार्क्स काटने पड़ेंगे, इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी तरफ से एज मच रिप्रेजेंटेटिव बनो, जितना ज्यादा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आंसर्स को, जितना ब्यूटीफुली आप लिख सकते हो, जितना साफ, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने टीचर को, उतना अच्छा है। चलिए वापस आते हैं, लिमिट x टेंड टू c fx एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर अलग आया है, c - 1 एंड c। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सही बात है, क्योंकि c कोई मैंने इंटीजर माना था, क्योंकि c कोई इंटीजर माना था तो c ने सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि c ने सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने कोई भी इंटीजर पुट करे बिना c की टर्म्स में ही दिखा दिया कि कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये फंक्शन हर इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूअस है। तो वही लिखा है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। केस 2 लेते हैं गाइस, केस 2 लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर। कैसे, ऐसे दिखा देंगे, c डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि नॉन इंटीजर, एंड अब भाई नॉन इंटीजर है तो कोई उसके आजू बाजू के इंटीजर्स भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे, किसी दो इंटीजर्स के बीच में तो होगा। सही बात है, जैसे अभी नंबर लाइन पर दिखाया था कि c और c - 1 के बीच में कोई डेसिमल नंबर है, चलो डेसिमल नंबर तो ठीक है, लेकिन वो डेसिमल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है वो तो डिफाइन करना पड़ेगा। मैं फिलहाल मान रहा हूं कि d और d+1 कोई दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों के बीच का नंबर है कोई c। आई होप कंडीशन क्लियर है, एंड c बिलोंग्स टू d to d+1 वेयर d इज एन इंटीजर। आई होप गाइज आपको समझ आया, मैं नंबर लाइन से आपको दिखा देता हूं, समस्या में बिल्कुल नहीं आने दूंगा आपको, अच्छे से समझेंगे। ये आपका d कोई इंटीजर, ये d+1 कोई इंटीजर, c इसके कहीं बीच में है। अब ये इंटीजर्स के बीच में c कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है, इंटीजर नहीं है। पहले क्या था, c बाबू इंटीजर था, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना बहुत ही क्लियरली कि इस बार इंटीग्रल पॉइंट नहीं ले रहे हैं, इंटीग्रल पॉइंट का केस 1 खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया यहां पर, अब आगे देखो, दैट c डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, d+1। चलो अब देखते हैं आगे, आगे क्या होगा, चलो फिर देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, f ऑफ c का मतलब x की जगह c डालना है, वो क्या होगा, बॉक्स ऑफ c। अब c है डेसिमल पॉइंट, सही बात है, बिकॉज c इंटीजर नहीं है, किन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करता है, तो किन d इंटीजर और d+1 इंटीजर के बीच में लाई करता है। मान लो यही है c फॉर द टाइम बीइंग, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो c की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगी, क्या आउटपुट में देगा, इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू c। c इंटीजर नहीं है इसलिए इक्वल्स टू c तो नहीं आ सकता, तो लेस देन c सबसे पहला इंटीजर क्या है, लेस देन c सबसे पहला इंटीजर d। चलो समझ आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड टू c - fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू
c माइनस बॉक्स x। c माइनस, c कोई डेसिमल पॉइंट है, इंटीजर नहीं है। c माइनस उसके जस्ट लेफ्ट वाला, उसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट भी तो यार डेसिमल ही होगा। ये दो इंटीजर दूर दूर, मान लिया यहां पर कहीं c है, उसके जस्ट लेफ्ट वाला भी तो आपको डेसिमल पॉइंट ही मिलेगा, कभी भी इंटीजर तो नहीं मिल सकता। जस्ट लेफ्ट वाला, जस्ट लेफ्ट समझ रहे हो कि बिल्कुल जस्ट वाला, और वो जस्ट इतना छोटा है कि इंटीजर तो आ ही नहीं पाएगा। दो इंटीजर के बीच में तो इतने सारे जस्ट आ जाएंगे, आप गेस भी नहीं कर सकते हो। तो वो भी एक नॉन इंटीजर आएगा। क्योंकि वो नॉन इंटीजर आएगा तो वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, d और d+1। इसके जस्ट लेफ्ट वाला भी तो सेम वही बात पड़ गई। तो उसके जस्ट लेफ्ट वाले के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या देगा, इंटीजर तो नहीं है वो, जो भी है तो इंटीजर तो नहीं आएगा। इसलिए क्या आएगा, वो इंटीजर जो लेस देन और इक्वल्स टू दैट नंबर है। इक्वल्स टू का केस खत्म, क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर इंटीजर नहीं है। तो लेस देन वाला, लेस देन वाला इसके जस्ट लेफ्ट का सबसे पहला इंटीजर, सबसे छोटा इससे पहले d, तो इसलिए यहां पर आ गया d। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स क्या होगा, सिमिलरली वही होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस बॉक्स x। अब जस्ट लेफ्ट वाला भी डेसिमल था, c कोई डेसिमल नंबर है, तो उसके जस्ट राइट वाला भी तो डेसिमल ही होगा गाइस, जस्ट राइट वाला। सही बात है। अब उस पर्टिकुलर नंबर के रेस्पेक्ट में सोचो, है तो वो भी दो इंटीजर के बीच में ही, तो इसकी भी आउटपुट वैल्यू क्या आने वाली है, अगेन क्या आने वाली है, d। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स किसके इक्वल है, d के, और लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ये फर्स्ट ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड fx is continuous at all non-integral points। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यही करना था। देखो चेक कर सकते हो आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उन पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उस पर कॉन्टिन्यूअस होता है। फाइनल लाइन आप लिख देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर fx इक्वल्स टू बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह का दिखेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं गाइज आगे, हम ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे पार्ट्स हैं गाइस। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत सारे पार्ट्स, एक एक करके सारे पार्ट्स देखेंगे, स्किप कोई नहीं करेंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट fx इक्वल्स टू बॉक्स x माइनस बॉक्स ऑफ, बॉक्स बोल रहा हूं सॉरी, मोड x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। बॉक्स का क्वेश्चन तो खत्म हो गया, रब ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको भी। 8th के फर्स्ट पार्ट को इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। चलिए क्या बोला, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फर्स्ट पार्ट दिस वन। सबसे पहला काम, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन माइनस मॉड्यूलस फंक्शन, ये प्लस में भी हो सकता था गाइस, कुछ भी हो सकता था, दो मॉड्यूलस फंक्शन मल्टीप्लाई में भी हो सकते थे। सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करने का मतलब पार्ट वाइज डिफाइन करना आना चाहिए। एक बार आपको इसको पार्ट वाइज डिफाइन करना आ गया, फिर तो आपके लिए वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, जैसा हमने इससे प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि fx ये डेफिनेशन है फ्रॉम दिस टू दिस, फिर अगली डेफिनेशन फ्रॉम दिस टू दिस, उसको कैसे कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको ब्रेक करना ही कला है, और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये ब्रेक करना सीख लो, ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। ठीक है, चलो ब्रेक करने का तरीका देखो, रफ वर्क। जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 के इक्वल रखो, x को 0 के इक्वल रखा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, ये रफ वर्क है गाइस। यहां से क्या आया, सिंपली x इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आया, x इक्वल्स टू -1। दोनों जो भी मॉड्यूलस के अंदर था उसको 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यूज निकाल दी। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पर वो पॉइंट्स मार्क करने हैं इन
मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो छोटा नंबर है वो पहले ही मार्क करना है, जो बड़ा है वो उसके बाद मार्क करना है। ठीक है, ध्यान से, सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0। ठीक है, आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी हो गया बिल्कुल इधर, और ये एरो के बिल्कुल अंत पे क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ध्यान दो कि इन दो पॉइंट्स की वजह से ये पूरी रियल नंबर लाइन कितने इंटरवल्स में टूट गई, कितने इंटरवल्स में टूट गई। पहला इंटरवल ये कौन सा, -∞ से -1, दूसरा इंटरवल इन दोनों के बीच में -1 से 0, तीसरा इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में, सही बात है ना, 0 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल में टूट गई, सही बात है। यहां तक का प्रोसेस समझ आया। मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी हो, कितने भी मोड हो, सबको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे जो नंबर लाइन है वो इन पॉइंट्स की वजह से कितने इंटरवल्स में टूट गई। जितने भी इंटरवल्स में टूट गई उनको इंटरवल्स को मेंशन करेंगे। ये सब रफ वर्क है गाइस, ठीक है, ये सब आपको करके नहीं आना होता पेपर में। ठीक है, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से इन्फिनिटी, कितने इंटरवल्स बने, 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू, इस तरह से मारेंगे ब्रैकेट, और ये पूरे के पूरे जो भी हैं ब्रैकेट्स, ये जो इंटरवल्स बने हैं ये लिख देंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है, उसके बाद x बिलोंग्स टू -1 से 0 और x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि -∞ से -1 का मतलब यही तो हो गया कि x लेस देन -1, और -1 से 0 के बीच में क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि x -1 से 0 के बीच में, कन्वेंशनल तरीका है वो भी ठीक है, बट इससे ही करते हैं, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना काम हो गया गाइस। इतना काम करने के बाद जब इतना काम हो जाए तो अब ऊपर से किसी भी फर्स्ट या सेकंड वाले पे इक्वालिटी लगा दीजिए, किसी पर भी जिस पर आपका मन हो। आप यहां पर भी लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल ऊपर लगा रहा हूं, आप नीचे भी लगा सकते हैं। जहां पर भी इक्वालिटी लगाएंगे, उसके बाद इक्वालिटी एक छोड़कर लगानी है, यानी कि यहां लगा दी तो यहां नहीं लगानी है, फिर इस पर लगा देंगे। ठीक है, सपोज आपने यहां लगाई होती तो ऊपर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ेंगे, फिर यहां आती इक्वालिटी। ठीक है, किसी एक पर आपको क्या लगानी है, एक एक छोड़ के इक्वालिटी, और फर्स्ट वाली डिसाइड आप खुद करेंगे। ठीक है, इंटरवल्स बन गए, यहां तक का प्रोसेस समझ आया, ये वाला पार्ट समझ आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ये पार्ट रफ वर्क होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए प्रोसेस कि इसको कैसे तोड़ा मैंने इंटरवल्स में। इंटरवल्स बन गए, इक्वालिटीज लग गई, उसके बाद जो जो इंटरवल बना है गाइस, उसमें से जो इंटरवल बना है उसमें से कोई एक रैंडम नंबर, एक नंबर आप माइंड में पिकअप करिए। फॉर एग्जांपल x लेस देन इक्वल्स टू -1, और हाँ, कभी भी इक्वालिटी वाला नंबर पिक नहीं करेंगे कि आपने -1 ही उठा लिया, कभी भी इक्वालिटी वाला नंबर पिक नहीं करेंगे। जो इंटरवल बना है उसमें इक्वालिटी को छोड़कर जो भी उस इंटरवल में नंबर आता है, कोई भी एक रैंडम नंबर पिक कर लीजिए। यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू -1 है तो -1 से छोटा कोई नंबर सोच लो, -2। अब -2 को माइंड में रखते हुए इस फंक्शन में डाल दो, -2 को इस फंक्शन में पुट कर दो, और जो भी आउटपुट आता है वो यहां पर लिख दो। मोड ऑफ -2 क्या होता है, +2 आपको पता है कि जो मोड x होता है वो x हो जाता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, और -x हो जाता है अगर x लेस देन 0। यानी कि अगर तो उसमें नेगेटिव नंबर डालो तो जो उसके अंदर का जो वो होता है वेरिएबल, वो खुद भी नेगेटिव से ओपन होता है, और अगर उसमें आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तो उसका वेरिएबल डायरेक्टली मोड हट जाएगा और खुल जाएगा। मॉडुलस फंक्शन भी मैंने आपको क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो है मॉडुलस फंक्शन पर, वो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट होते हैं यार ये। ठीक है, चलो -2 हमने देखा था, इसमें पुट करा। मोड ऑफ -2, आपको पता नेगेटिव नंबर है तो ये मोड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्योंकि मोड नेगेटिव हो गया तो खुलेगा कैसे, नेगेटिव साइन से, इसलिए -(x). चलो ठीक है, सेम उसके बाद माइनस है वहां पर, चलो हमने भी लगा दिया माइनस। अब दूसरा क्या था, -2, इसमें भी डालो, -2 + 1, यानी कि मोड ऑफ -1। अगेन मोड नेगेटिव हो गया, क्योंकि मोड नेगेटिव हो गया इसलिए अब आप एक माइनस अपनी तरफ से भी लगा देंगे। ये लीजिए,
-1 अपनी तरफ से लगा दिया और एज इट इज पूरा का पूरा मोड ओपन कर देंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ है। ठीक है, सिमिलरली -1 से 0 के बीच में आप कोई नंबर पिकअप करिए, -0.5 पिकअप कर लेता हूं मैं इन दोनों के बीच में, और इसी तरह से पुट कर जो जो आउटपुट आएगा उस फंक्शन को ऑपरेट होकर वो हमें लिखना है। -0.5 इसमें डालेंगे तो ये मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जब ये मोड हटेगा तो वेरिएबल भी नेगेटिव से ओपन होगा। जिनको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है ओपन करने का, उनको वो वीडियो देखने की जरूरत है मेरी मॉडुलस वाली, वो आप चेक कर सकते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में। चलिए माइनस आ गया, उसके बाद एज इट इज -0.5 इसमें डालेंगे तो -0.5 + 1 यानी कि 1 - हाफ, तो वो क्या होता है अगेन +0.15। क्योंकि ये प्लस आया है तो इस बार डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। इस तरह से देखिए, यहां पर नेगेटिव आया था, यहां पर नेगेटिव नहीं आया। नेक्स्ट 0 से बड़ा नंबर कोई भी कंसीडर कर लीजिए, 2, 5, 6, 10 कुछ भी, 6 मान लेते हैं। पहले वाले मॉडुलस में डालेंगे 6 पॉजिटिव नंबर है तो x भी डायरेक्टली पॉजिटिवली खुलेगा, माइनस एज इट इज 6 + 1 7, अंदर पॉजिटिव बना तो मोड डायरेक्टली खुलेगा। अच्छा, इन ब्रैकेट्स का ध्यान जरूर रखना, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली खोलने के चक्कर में ये ब्रैकेट हटा देते हैं और x - x + 1 लिख देते हैं, जबकि ब्रैकेट्स जरूर लगाना, मेरी टिप गाइडलाइन। बच्चा यहाँ पर 100 नंबर लाने वाला गलती करता है, इन ब्रैकेट्स का जरूर इस्तेमाल करें। चलिए, तो ये सिंप्लीफाई होकर कैसा फंक्शन बन गया गाइस, -x + x + 1, क्योंकि -1 प्लस हो गया और ये एज इट इज खुल जाएगा पूरा का पूरा अगर x ≤ -1 हो। उसके बाद -x - 1 अगर x -1 और 0 के बीच में हो, और x - x - 1 अगर x > 0 हो। चलिए, -x से +x कट गया, +x से -x कट गया, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या निकल कर आया गाइज, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर -1 से छोटा हो नंबर, -2x - 1 होगी अगर -1 से 0 के बीच में हो, और सिंपली -1 होगी अगर 0 से बड़ा हो। क्या हमने मॉडुलस फंक्शन को पार्ट वाइज फंक्शन में तोड़ लिया? ये प्रोसेस समझ आना चाहिए आपको तोड़ने वाला। ये देखिए, ये फंक्शन अब ये बन चुका है। क्या इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकाल सकते हैं? अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, वहां से तो करना मुश्किल था, लेकिन इस फेज पर आने के बाद अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और गाइज, ये जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें मॉडुलस फंक्शंस को तोड़ना पड़ता है। तो आई एडवाइज यू, आप अगर आपको ये प्रोसेस ना समझ आया हो तो आप एक बार दोबारा देखो, लेकिन ये प्रोसेस आपका पक्का होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसका ये प्रोसेस कच्चा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरे को ब्लेम मत करना कि भैया ने सिखाया नहीं था। इसका क्वेश्चन आता रहता है, 80% चांसेस है कि ये प्रोसेस यूज होगा आपके ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट लगाना चाहो लगा देता हूं फर्स्ट पार्ट पर, बस ये इंपॉर्टेंट तो आप ध्यान रखें, लेकिन मैंने आपको एक बस हिंट दे दिया। अब अगर छोड़ेंगे तो आपकी गलती होगी। चलिए, अब जब फंक्शन डिफाइन हो गया तो हमें बताने थे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यूजुअली वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो, यानी कि जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। क्या -1 पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है? -1 से छोटे होने पर कुछ है, -1 से बड़े होने पर कुछ और है। क्या 0 पर भी चेंज हो रहा है? 0 से छोटा होने पर यही डेफिनेशन है, लेकिन 0 से बड़ा अगर x > 0 है तो कुछ और डेफिनेशन है। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पर डाउटफुल है, हम थोड़ा बहुत -1 और 0। तो सिंपली क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी चेक नहीं करनी है, सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाने हैं, तो हम सिंपली वही पॉइंट्स चेक करेंगे जो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। बिकॉज मैं श्योर हूं कि -1 से छोटा 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। -1 से 0 में भी पॉलिनोमियल है और >0 में कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। इक्वलिटी का पंगा है, क्योंकि -1 और 0 पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसलिए सिर्फ यही 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर कि कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के अगर पॉइंट्स पूछेगा पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शन में, तो हमेशा पॉइंट्स अगर होंगे तो वो यही होंगे, या तो जहां पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, बस। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्योंकि डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं तो चेक भी यहीं पर करेंगे। चलिए, सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू -1, फॉर x इक्वल्स टू -1। सिंपल सी बात है, x लेस देन -1 में चलिए पहले f ऑफ -1 निकालते हैं। अब पॉइंट पर तो आपको आती है निकालनी, चेक करनी क्वांटिटी।
-1 पर इक्वालिटी कहाँ पर है, ये आपने लगाई थी ना, अब भूल जाना आपने लगाई थी, अब यही आपका फंक्शन है, इस प्रोसेस को भूल जाओ लेकिन करना आना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ है तो f ऑफ -1 क्या होगा 1, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx, यानी कि लिमिट x टेंड टू -1 माइनस, अब fx की वैल्यू कौन सी लें, fx की वैल्यू वो लेंगे जिसमें ये x बिलोंग कर रहा है, -1 माइनस यानी कि -1 के जस्ट लेफ्ट वाला, -1 के जस्ट लेफ्ट वाला -1 से छोटा ही होगा, -1 से छोटा होने के लिए x की वैल्यू, फंक्शन कौन सा होता है x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब -1 से छोटा x अगर है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है 1, चलिए 1 डाल दिया, तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल ठीक। लिमिट x टेंड टू -1 प्लस fx, इस बार fx क्या लेंगे, fx डिसाइड करना भी आना चाहिए, लिमिट x टेंड टू -1 प्लस यानी कि -1 के जस्ट राइट वाला, -1 के जस्ट राइट वाला -1 से बड़ा, ये वाला फंक्शन तब था जब x लेस देन और इक्वल्स टू -1 था, लेकिन अगर -1 से बड़ा कोई नंबर है यानी कि x ग्रेटर देन -1 के लिए क्या ये वाला फंक्शन लेना है, तो बस फंक्शन ऐसे डिसाइड होता है, आपको चेक करना होता है कि आप किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, और जो फंक्शन भी आपका आ रहा है डिसाइड वो डाल दो, तो x ग्रेटर देन -1, क्योंकि -1 प्लस है तो जस्ट राइट वाला उससे बड़ा ही होगा, ये वाला फंक्शन आएगा, क्या है -2x -1। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं गाइस, -1 डाल सकते हैं, -2 ऑफ -1 -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 जो कि हो गया +1, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू -1 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू -1 fx, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी, सही बात है। अब नाउ सिंस लिमिट x टेंड टू -1 fx, जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर आ गई है +1, दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। देखो मैंने बोला था चांसेस होते हैं, इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि दो डेफिनेशन चेंज हो रही है -1 पर, सॉरी, लेकिन डेफिनेशन चेंज होने के बावजूद भी वो -1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये रटना बिल्कुल नहीं है कि जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है वो पॉइंट सारे डिसकंटिन्यूटी के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बड़ा बड़ा सा एक क्लाउड बनाओ और उसमें नोट बनाकर लिखो कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ अ फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन फ्रॉम वन पॉइंट then that particular point should be discontinuous, I mean कि that function should be discontinuous at that particular point। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वो हो भी सकता है, इट कैन बी और इट कैन बी नॉट, तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल आपके सामने लाइव पेश है, देखो -1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही थी फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस निकला, तो हो सकता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो वो इन दोनों पॉइंट्स में से ही होगा, अगर इन दोनों पे भी नहीं है तो फिर पूरी ही रियल लाइन में कॉन्टिन्यूअस है, ये बात समझने की है। तो मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा गाइस, मैं इसको रब कर रहा हूं, -1 पर तो है नहीं, तो अब अगर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट हो सकता है इस पूरे फंक्शन के लिए तो वो हो सकता है 0। अगर 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अगर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं आया तो बस फिर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप आपको प्रोसेस क्लियर है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पार्ट वाइज फंक्शंस के लिए कैसे होते हैं। तो फॉर x इक्वल्स टू 0 देखने जा रहे हैं गाइस। सबसे पहले f ऑफ 0, खुद सोचो, आपने मन में सोच ही लिया होगा कि इक्वालिटी कहां पर है, इक्वालिटी यहां पर है 0 की, तो ये वाले पॉइंट फंक्शन में आपको 0 डालना है, इक्वालिटी वाले में डालते हैं तो -2 ऑफ 0, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया -1। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। डेफिनेशन जल्दी जल्दी से मन में सोच लो, क्योंकि मैं लिखने जा रहा हूं और फिर टैली करना कि कौन सी डेफिनेशन आई है। 0 माइनस में सोच लिया, ये है फंक्शन, 0 माइनस में कौन सी डेफिनेशन लेंगे, 0 माइनस x लेस देन और इक्वल्स टू 0, 0 माइनस यानी कि 0 के जस्ट लेफ्ट वाला, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए -2x माइनस
1 वाली डेफिनेशन लेनी है, ठीक है। तो बस अब तो सिंपली इसमें हो ही जाएगा, आप इसको पुट कर सकते हैं। मैंने ये वाले डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन आप लोग h की तरह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिमिट h टेंड टू 0, और आप लोग ऐसे ही करना h टेंड टू 0, क्योंकि x को डालेंगे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा -2 ऑफ माइनस h माइनस 1, तो ये हो जाएगा सिंपली -1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, अब fx नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली fx डाल रहा हूँ। 0 प्लस 0 से जस्ट राइट वाला, 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा अगर x हो तो फंक्शन की वैल्यू -1। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली -1। ओहो, देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल था ये, इसको रब करने जा रहा हूं। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई हैं। दिस इंप्लाइज जो लिमिट है इस फंक्शन की 0 पर, वो किसके इक्वल है, -1 के, और वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल है, यानी कि fx 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा कि मैंने आपको बोला कि वो पॉइंट्स हो सकते हैं डिसकंटीन्यूअस जहां पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, लेकिन आयरॉनिकली इस पर्टिकुलर केस में वो दोनों ही पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के नहीं है। सो इसलिए दिमाग में पल्ले बांध लेना कि वो पॉइंट्स चांस रखते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो पॉइंट पक्का ही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हो। तो इसका क्या मतलब हो गया, उसने पूछे थे फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है गाइस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन था और इससे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हुए पार्ट वाइज फंक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या सोचना है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई होप अब आप पेपर में कर लेंगे। ठीक है, मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो यार कर लेंगे, अब ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब भी आपने गलती करी तो अच्छी बात नहीं है यार। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अब आई थिंक सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, सेम ही है। देखो हमने तो इसमें डिफाइन करा था, मॉड्यूलस से हम पार्ट वाइज में लेके गए थे और उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करा था। लेकिन अब आगे के दो पार्ट्स देखें तो उसने आपका काम और आसान कर दिया है। अगले दो पार्ट्स में उसने खुद अपनी साइड से ही डिफाइन करके दिया है। अब तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ वहीं पर चेक करना है जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगर आ गया तो वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अदरवाइज कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। फोर्थ पार्ट देखेंगे गाइस हम। आंसर 8 फोर्थ पार्ट, मॉड्यूलस फंक्शन की दोबारा से डेफिनेशन यूज होगी, इसीलिए बोला था तुम लोगों को कि 11th के जब फंक्शंस पढ़ा रहा था पढ़ लो 12th वालों। अब देखो मैं यूज कर रहा हूँ, अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो रिग्रेट कर रहा होगा कि भैया ने कहा था लेकिन मैंने सुना नहीं। चलो कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है, टेंशन मत लेना, अब भी पढ़ लो, बहुत टाइम है यार, 2-3 वीडियोस ही तो हैं, जाकर देख लो, हो जाएगा। चलिए भाई अब इसको देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं शायद, इसमें क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो 0 पर होगी, क्यों? क्योंकि 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये। तो अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो यहीं पर होगी 0 पर, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं डायरेक्टली बस 0 पर चेक कर लूं। अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के चांसेस सिर्फ 0 के हैं। क्यों है, आई होप क्लियर होगा। पहले f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, यानी कि जब x इक्वल्स टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू, जब x इक्वल्स टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0। फर्स्ट इक्वेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फंक्शन जो फॉर्मूला है वो एक ही काम आ रहा है बार बार, लिमिट निकालना, फंक्शन की वैल्यू निकालना, इक्वल आए तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। 0 माइनस एफ एक्स क्या लेंगे, ये वाला या ये वाला? सोचो 1 मिनट के लिए, सोचो, कोई बात नहीं, सोचो, ये वाला या ये वाला, 10 सेकंड के लिए और सोचो।
सोच लिया? अब देखो, जीरो माइनस जो कुछ भी है, जीरो से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर है, जीरो से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर क्या जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जीरो से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर जीरो के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि x जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से जस्ट लेफ्ट वाला है। तो जो भी नॉन जीरो वाला फंक्शन है वो लेंगे हम। सिंपल सी बात है, जीरो के बराबर होता तो जीरो लेते, लेकिन जस्ट लेफ्ट वाला है तो इसलिए ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। जिन लोगों ने सही सोचा है वो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। चलिए, mod x अपॉन x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 माइनस एच, और जहां पर h कहां पर टेंड कर रहा होगा? 0 को। तो लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस एच क्या सिंपली माइनस एच ही हो गया? माइनस एच अपॉन माइनस एच या फिर h, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा, ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड टू 0। अब जो भी वो h है, h यार आपको पता होना चाहिए वैसे, h पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव किस सेंस में? 0 माइनस एच, h वो छोटा सा नंबर है जितना हम जीरो के जस्ट लेफ्ट में चले हैं। 0 माइनस एच वो छोटा सा नंबर जितना हम जीरो के जस्ट लेफ्ट में चले हैं। तो वो जो भी नंबर है जितना हम चले हैं वो होगा तो पॉजिटिव ही। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के जस्ट लेफ्ट में जाना है एक इंटीजर, तो आप 6 से 1 ही तो लेफ्ट में चलोगे, यानी कि 6 माइनस 1 ही तो चलोगे। 0 माइनस एच 6 माइनस 1, लेकिन 1 तो पॉजिटिव ही है ना। सिमिलरली h जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, जो माइनस साइन है, माइनस 1 का मॉडुलस अलग हो गया, h का मॉडुलस अलग हो गया, नीचे माइनस h, ठीक है। ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 1 का मोड 1 तो खत्म हो गया। अब h क्योंकि पॉजिटिव है तो ये खुलकर भी क्या आएगा गाइस? ये खुलने के बाद भी बाहर एज इट इज आएगा, यानी कि h अपॉन माइनस एच। h से h कट हो जाएगा, बचेगा क्या? इसकी लिमिट की वैल्यू -1। आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? -1। चलिए राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं दोस्तों। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। बताओ भाई फंक्शन कौन सा होगा? 0 प्लस, यानी कि 0 से जस्ट राइट वाला। 0 से जस्ट राइट वाला क्या 0 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि 0 के बराबर नहीं होता, और 0 के बराबर नहीं होता। जब 0 के बराबर नहीं होता तो फंक्शन कौन सा होता है? ये वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही वाला, राइट हैंड लिमिट में यही वाला। क्यों भैया यही क्यों? क्योंकि जब 0 के बराबर नहीं होगा तब ये होगा। उसने कब कहा कि जब 0 से बड़ा होगा या जब 0 से छोटा होगा? सही बात है। चलिए बस फिर यही फंक्शन लो। अब पुट क्या करेंगे x को? 0 प्लस एच, x को h डाल देंगे, और h क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। लिमिट h टेंड टू 0 मोड h अपॉन h, क्योंकि h पॉजिटिव है तो ये इससे ये कट जाएगा मोड बाहर आने के बाद, तो ये क्या बचेगा? 1। यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट मान चुका हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, इसको थर्ड मान रहा हूँ। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, आप पूरा लिख कर आएंगे। हेंस पॉइंट ऑफ discontinuity of fx is x equals to 0। 0 एक ऐसा अकेला पॉइंट है जहां पर fx क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। डेफिनेशन भी चेंज हो रही है इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमारा कौन सा गाइज 8th क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो इन क्वेश्चंस को यहीं पर रोकते हैं गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे एक अलग तरह के क्वेश्चंस में, वो आई होप लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो होगी कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपको समझ आई। ये टफ टाइप होती है थोड़ी सी और अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, अब यार ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। जो जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं इनको ध्यान रखना, और जो टिप्स दी हैं, बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे कुछ और अच्छी बातें करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखें और यार बस सपोर्ट करते रहो। आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है। वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सब तक पहुंच जाए। चलिएगा इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह से पढ़ते रहें। चलिए गाइस, गुड बाय, टेक केयर, सी या।